नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम भाषा शिक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो प्रकरण है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और प्रकरण का नाम है आपका उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों, जो आपकी एग्जाम रीट भर्ती परीक्षा है, सेकंड ग्रेड है, यहां शिक्षण विधियों के साथ एक टॉपिक आता है मूल्यांकन सहायक सामग्री। देखो, इसके अंदर 7-8 टॉपिक आते हैं मैन। जैसे आपकी एक तो है शिक्षण विधियां, उसके साथ आपका मूल्यांकन, सहायक सामग्री, हिंदी शिक्षण के सामने चुनौतियां, हिंदी शिक्षण के उपागम और इसके अलावा आपका क्या है, उपलब्धि परीक्षण। तो आज दोस्तों जिस प्रकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, आपका उपलब्धि परीक्षण। पहले दोस्तों हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो एग्जाम के अंदर कुछ आए हुए प्रश्न है जो विगत रीट एग्जाम के अंदर आपके पूछे हुए हैं उनको भी हम साथ साथ सोल्व करेंगे। दोस्तों क्या पढ़ते हैं, 2 शब्द हैं, एक तो है आपका उपलब्धि और एक है आपका परीक्षण। दोनों की चर्चा करते हैं, उपलब्धि किसे कहते हैं और परीक्षण किसे कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें, परीक्षण शब्द है, एक शब्द तो क्या है आपका उपलब्धि। उपलब्धि उपलब्धि किसे कहते हैं, जैसे दोस्तों विद्यालय के अंदर एक बालक पढ़ता है, तो बालक पढ़ता है तो बालक है उसका परफॉर्मेंस, बालक के परफॉर्मेंस को जांचने के लिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं वो क्या है, आपका उपलब्धि है ना। जैसे मान लो एक बालक है, विद्यालय में पढ़ रहा है, चाहे किसी कक्षा का हो। अब बालक को अध्यापक सिखा रहा है, बालक ने कितना सीखा, इस बात को जांचना क्या कहलाता है, आपका उपलब्धि। अचीवमेंट बोलते हो ना, जैसे आप कोई नौकरी करते हो तो नौकरी में आपने क्या क्या अचीव किया, जीवन के अंदर क्या अचीव किया, वैसे ही बालक विद्यालय में पढ़ता है तो शिक्षा क्षेत्र में बालक ने क्या अचीव किया। देखो क्षेत्र अलग अलग होते हैं, खेल क्षेत्र है तो खेल क्षेत्र में दिन रात अगर आप खेलते हो, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, तो वहां आपका अचीवमेंट क्या है, शिक्षा क्षेत्र में आपका अचीवमेंट क्या है। जैसे मान लो कोई भजन गायक है तो गायकी के क्षेत्र में उनका अचीवमेंट क्या है। जैसे कोई एक कलाकार है, नर्तक है, तो उसका नर्तक के क्षेत्र में क्या हो गया, आपका अचीवमेंट हो गया। तो जैसे मान लो यहां पढ़ रहे हैं भाषा शिक्षण के अंदर, तो बात किसकी करनी है हमें, शिक्षण की। तो शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी द्वारा जो अर्जित ज्ञान है उसे क्या कहा जाता है, आपका उपलब्धि कहा जाता है। कि शिक्षा के दौरान या शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा जो अर्जित जानकारी है, कि विद्यार्थी को हम सिखा रहे हैं और सिखाने के बाद में हर साल आपके जैसे एग्जाम होती है 12 महीने बाद में, है ना, तो उस एग्जाम से पहले भी आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे सीसी पढ़ते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है। तो उसके अंदर बालक के अंदर जो विद्यालय का सत्र होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, समय समय पर आपके टेस्ट लिए जाते हैं। आपके टेस्टों के साथ साथ अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, आपकी वार्षिक परीक्षा होती है। तो वो किस लिए करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि बालक को जो सिखाया जा रहा है उसमें बालक ने क्या अचीव किया है। तो शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान को क्या कहते हैं, आपका उपलब्धि कहा जाता है। कह सकते हो नॉर्मल वे के अंदर कि बालक का परफॉर्मेंस है, बालक को परफॉर्मेंस जानने के लिए जो टेस्ट होते हैं, जो परीक्षण होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपके उपलब्धि कहा जाता है। अब टेस्ट कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे मान लो लिखित परीक्षा भी हो सकती है, मौखिक परीक्षा भी हो सकती। तो लिखित और मौखिक, और उसके साथ साथ जैसे साइंस है, जियोग्राफी है, वहां आपके प्रायोगिक भी होती है। तो परीक्षण का प्रकार अलग अलग होता है कि बालक के या साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी हो सकता है। तो यहां पर देखो क्या होता है,
इस अर्जित ज्ञान को किस माध्यम से जानते हैं? आपके लिखित माध्यम से जान सकते हैं। और लिखित माध्यम के अंदर आप क्या आते हैं, जैसे मान लो परख होते हैं ना, प्रथम परख, द्वितीय परख, फिर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, प्री बोर्ड एग्जाम्स, ये किस में आ सकते हैं? आपके लिखित में, है ना। और एक होता है मौखिक भी आपके अभिव्यक्ति प्रकट हो सकती है। अब मौखिक परीक्षा भी होती है। अब मौखिक परीक्षा है दोस्तों, पहले जैसे मान लो अध्यापक लेता था तो वहां बालक से वो प्रश्न करता, बालक उत्तर देता, अब वो अध्यापक को इच्छा पर देता कि कितने प्रश्न अंक देने हैं इसके अंदर, तो वहां पर मौखिक परीक्षण होता है। बाकी इनमें क्या कमियां होती है, क्या दोष होते हैं, ये मूल्यांकन में चीजें आती हैं। देखो लिखित के अंदर भी कई प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके। अगर मान लो बालक की उपलब्धि जांच करना चाहते हैं तो लिखित के अंदर कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब लिखित के अंदर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अब वस्तुनिष्ठ है दोस्तों वो प्रश्न होते हैं जो आप पढ़ते ना एग्जाम देते हो, तो ए बे सैद वाले, ABCD वाले, है ना, तो वो प्रश्न होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं ना, उसके लिए अध्यापक चाहे कोई कितनी बार ही चेक करे, उसका परीक्षण क्या होता है, आपका रिजल्ट क्या रहता है, समान रहता है, कितनी बार भी चेक करवा लो। जैसे मान लो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कथन सत्य है या असत्य है? अब इसको कोई भी अध्यापक चेक करे, उसका उत्तर क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे खालिस्तान वाले होते हैं तो ये, फिर देखो इससे बड़े आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है। वहां देखो परीक्षण है ना, वो आपका एक समान नहीं रहता है, वो अध्यापक के मनोभाव पर भी परिवर्तित हो जाता है। अब निबंधात्मक प्रश्न है, मैंने कहा आपको गाय पर निबंध लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या, इस पर निबंध लिखना है, तो वहां अध्यापक की मनोवृत्ति आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर या मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है, वहां भी अध्यापक की जो प्रवृत्ति है, अध्यापक है उसका बच्चे के प्रति जो व्यवहार है या बच्चे का अध्यापक के प्रति जो व्यवहार है, वो आपके परीक्षण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके अंदर आपको इस प्रकार से नहीं होता है। इसलिए एग्जाम के अंदर जो आपका सिलेक्शन होता है, वहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ही वरीयता दी जाती है कि किसी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं हो। और जहां आपका इंटरव्यू होता है ना दोस्तों, इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार है। अब जो नंबर देने वाला है अगर आपसे प्रभावित है तो अच्छे नंबर दे देगा, अगर आपने उसके पास रिश्वत पहुंचा दी है तो पैसे दे, नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और अगर आप के अंदर टैलेंट है, अगले से आपकी नहीं बनती है, तो आप में टैलेंट होने के बावजूद भी क्या नहीं होगा, आपका नंबर नहीं दिए जाएंगे। जैसे आप देखते हो एग्जाम के अंदर कई बार ऐसे होते हैं, ऐसे लोग जो नेताओं के रिलेटिव होते हैं और अच्छी पहुंच होती है उनके पास, अच्छे पैसे संपन्न होते हैं, जो एग्जाम में भले ही 40 नंबर लेकर आते हैं और इंटरव्यू में 10 में से 10 आ जाते हैं, 80 में से 80 आ जाते हैं। कारण क्या है कि उनकी, अभी आपने कुछ अखबारों में खूब सारे चर्चा चल रही थी कि जो ऐसे लोग जो चपड़ासी बनने लायक नहीं थे और RAS बन गए, यानी एग्जाम में परफॉर्म अच्छा नहीं था लेकिन इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म क्या था उनका, अच्छा था। वो अच्छा वाकई था या नहीं वो तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों। तो वस्तु जैसे मौखिक आजकल क्या है, बहुत सी एग्जामों में इंटरव्यू हटा दिया है, लेकिन कुछ एग्जाम है वहां आज भी इंटरव्यू रखा जाता है। तो मौखिक के अंदर है ना, वो आपका प्रभावित हो सकता है दोस्तों। तो ये आपकी क्या है, इसके अलावा जैसे आप साइंस होते हो तो वहां आपकी प्रयोगशाला होती है, जियोग्राफी के अंदर आपके प्रयोग करते हैं तो प्रायोगिक परीक्षण भी होता है ना। तो इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, विद्यार्थी है उसने किस स्तर तक आपका अचीवमेंट प्राप्त किया है, कि विद्यार्थी के परफॉर्मेंस को जानने के लिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं या मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं। अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो कई प्रकार से हो सकते हैं, वो लिखित रूप में भी हो सकते हैं, मौखिक रूप में भी हो सकते हैं, आपके प्रायोगिक रूप में भी हो सकते हैं। तो सिंपल वे के अंदर कि बालक है, उसके छात्र है, उसके परफॉर्मेंस को जानने के लिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं, और क्या सीखा है बालक ने वो उसकी क्या है, उपलब्धि है। नेक्स्ट क्या है आपका परीक्षण। परीक्षण का मतलब क्या हो गया दोस्तों, परीक्षण शब्द है वो किससे बना है, परि प्लस इक्षण से बना है। परीक्षण किससे बना है, आपका परि प्लस इक्षण से बना है। और परि प्लस इक्षण से बना है, दीर्घ संधि है। और जो व्यक्ति परीक्षण करता है ना उसे क्या कहते हैं, आपका परीक्षक कहते हैं। परीक्षण को करने वाला क्या कहलाता है, आपका परीक्षक कहलाता है, परीक्षक। तो ये बनता है परि प्लस इक्षक से परीक्षक, ये इक्षक नहीं होगा, यहां होगा आपका परि प्लस इक्षण। तो ये होता है परीक्षण और एक होता है परि प्लस इक्षक, दोनों ही है। परीक्षण को करने वाला क्या कहलाता है, आपका परीक्षक कहलाता है। कि अर्जित ज्ञान को जानने के लिए, जिसको आप ज्ञान कहते हो ना, तो ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान होता है।
ये जो गे है ना दोस्तों, ये किससे बनता है आपका, जय प्लस ये से बनता है। तो इसका साउंड होता है ना, वो क्या होता है आपका, जय। गे नहीं होता है, क्या होता है, जय होता है। हम बोलने लगे, बचपन से हमने सीखा है ज्ञान ज्ञान, तो इसी प्रकार हमारी हैबिट हो गई है। तो जिसको आप ज्ञान कहते हो ना, वो ज्ञान नहीं होता है वो दोस्तों, वो क्या होता है, ज्ञान। जिसको आप ज्ञान कहते हो ना, इसका साउंड क्या होता है, जय ज्ञान, ज्ञान। क्या होता है आपका, ज्ञान होता है। और जिसको आप ज्ञानी कहते हो ना, उसका साउंड क्या होता है, ज्ञानी। ज्ञानी का साउंड क्या होता है आपका, ज्ञानी होता है, ज्ञानी। जिसको आप ज्ञानी कहते हो वो क्या है आपका, ज्ञानी कहलाता है। तो साथियों, जिसको आप विज्ञान कहते हो, विज्ञान का जो साउंड है वो क्या होता है आपका, विज्ञान होता है। विज्ञान जिसको आप कहते हो, इसका साउंड क्या होता है आपका, विज्ञान होता है। विज्ञान का साउंड क्या होता है आपका, विज्ञान, है ना। तो जिसको आप ज्ञान, वो होता है ज्ञान। जान मत कर देना, वो जान अलग होती है ना, वो जान होता है। जान का मतलब होता है जिसको आप जानते हो, वो क्या है, जान है ना। तो कहने का मतलब आपने जो अर्जित किया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। और जानकारी प्राप्त कब होगी, कि आपने जो सीखा है साल भर, उसके लिए आपकी लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा लेकर लास्ट में आपका क्या होता है, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आता है आपका, परिमाण आता है, मात्र अंक, परिणाम। क्या आता है दोस्तों, आपका परिणाम आता है। रिजल्ट में क्या आता है आपका, परिणाम आता है, प्राप्तांक। और प्राप्तांक में कितने अंक आपने अर्जित किए हैं, कि आपके 80% आए हैं, आपके 60 आए हैं, कितने परसेंट आए हैं, 45 आए हैं। तो आपका जो अंकों के माध्यम से क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो वो आपकी क्या है, उपलब्धि है। उपलब्धि परीक्षण होता है। तो मतलब विद्यार्थी शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान को जानना क्या कहलाता है आपका, उपलब्धि परीक्षण। और ये किसके माध्यम से पता होता है, कि आपके जो एग्जाम्स लेते हैं, परीक्षाएं, तो परीक्षाओं के माध्यम से आपकी ये जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपका क्या है, उपलब्धि परीक्षण है। दोस्तों इसी के इर्द गिर्द आपका ये टॉपिक घूमेगा, और सामान्य सा टॉपिक है आपका, और विगत एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न आए हुए हैं आपकी, हर बार आता है। आगे बढ़ते हैं, परिभाषा देखते हैं इसकी। एक विद्वान है जिसका नाम क्या है आपका, फ्रीमैन। कौन है आपका, फ्रीमैन। फ्रीमैन दोस्तों क्या कहता है, उपलब्धि परीक्षण एक विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के अवबोध या छात्र के अवबोध, व्यक्ति के सामने लिख सकते हो, छात्र भी लिख सकते हो आप, एक की बात है। परिभाषा में क्या दे रखा है आपका, व्यक्ति, कि इसके अनुसार क्या होता है, कि विशेष विषय पाठ्यक्रम के अंदर व्यक्ति के अवबोध व दक्षता का मापन करना। अवबोध का मतलब होता है जानकारी, दक्षता का मतलब होता है निपुणता। दक्ष यानी क्या होता है आपका, निपुण। कि विद्यार्थी ने जो सीखा है, जो जानकारी प्राप्त है, वो उसमें कहां तक निपुण हुआ है, कहां तक वो जानकारी बालक ने प्राप्त की है, इसको जांचना ही क्या कहलाता है आपका, उपलब्धि परीक्षण। तो सिंपल सी परिभाषा है कि विषय विशेष के अंदर या पाठ्यक्रम के अंदर, जैसे मान लो शिक्षा वर्तमान में क्या है आपकी, जॉन डीवी ने कहा त्रिमुखी, है ना। एडम्स ने दो मुखी माना था, कि शिक्षण के अंदर एक तो होता है अध्यापक और छात्र। तो ये कौन सी प्रक्रिया है आपकी, द्विमुखी प्रक्रिया है। और शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ क्या होता है, पाठ्यक्रम भी होता है ना। शिक्षण कार्य के अंदर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य क्या होता है आपका, पाठ्यक्रम भी होता है। और अलग अलग कक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है आपका, अलग अलग उनके लेवल के अकॉर्डिंग होता है। बालकों के अकॉर्डिंग टू लेवल प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। फिर भी प्रत्येक बालक है वो बुद्धि से क्या नहीं होता आपका, समान नहीं होता। इसलिए उसको जांचते हैं कि कौन सा बालक है, उसने इस पाठ्यक्रम को कहां तक, इस विषय को कहां तक सीखा है। तो उसको जांचने के लिए कि कितनी निपुणता हासिल की है, उसे ही क्या कहते हैं आपका, परिभाषा है आपकी, किसकी, उपलब्धि परीक्षण की, है ना। मूल्यांकन में भी ये चीजें आती है आपकी, सीसी के अंदर, है ना, सतत एवं मूल्यांकन होता है आपका, उसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन आपका इवैल्यूएशन होता है ना। तो पहले हम बात करते हैं उपलब्धि जो परीक्षण है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है।
पहला है छात्रों द्वारा अर्जित नॉलेज को जानना, कि छात्र है उन्होंने कहां तक उपलब्धि प्राप्त की है, कहां तक सीखा है, इसके बारे में जानकारी लेना। कि छात्रों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को मापना एग्जाम के माध्यम से और प्राप्तांकों के माध्यम से। दूसरी बात है विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, कि विद्यार्थी है उसके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही है। देखो, प्रत्येक इंसान मनुष्य ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है और भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को अलग अलग बनाया है। जैसे मान लो कहते हैं ना आजकल वर्तमान में क्या चलता है, फिंगरप्रिंट लगाते हो। अब फिंगरप्रिंट है, भगवान ने प्रत्येक मनुष्य के क्या बनाए हैं आपके अलग अलग। कभी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट एक साथ क्या नहीं होते, आपके मैच नहीं होते। तो इन हाथों के अंदर जो रेखाएं होती है वो भी क्या नहीं होती, आपकी मैच नहीं होती। इसका मतलब प्रत्येक प्राणी है वो अपने आप में विशिष्ट योग्यताओं और विशिष्ट रचनाओं से क्या होता है, आपका युक्त होता है। तो कहने का मतलब ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना क्या है, आपकी मानव है। जैसे अगर मान लो आप देखते हो भेड़ होती है, बकरी होती है। अब बहुत सारी भेड़ बकरी आपको दिखने में क्या लगती है, समान होती है। अब चिड़कली है, मान लो चिड़ी है या कौवा है, अब इनको आप देखते हो तो क्या आप इनको पहचान सकते हो कि ये चिड़ी ये है, ये चिड़ी? दिखने में सब क्या है, आपके एक है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने अलग अलग रंग, अलग रूप, नाक, नक्श, नेत्र, है ना, सारे क्या बनाए हैं, कितने प्रकार के डिजाइन से बनाए। तो विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पता लगाना, कि बालक है उसके शिक्षण कार्य में कौन सी कठिनाई है, ठीक है ना। जैसे मान लो जैसे आप साल भर पढ़ते हो तो अलग अलग विषय होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, जीके, है ना, मैथ, कंप्यूटर। लेकिन हर बालक का आईक्यू लेवल समान नहीं होता दोस्तों, अलग अलग होता है। अब कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो हिंदी अच्छी पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी में इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन साइंस के पास जाते हैं तो घबरा जाते हैं, मैथ के पास पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अब एक विद्यार्थी इसके हिंदी में 70 नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैथ में 30 नंबर आ रहे हैं, साइंस में इधर 5 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब उसकी बालक की रुचि है, बालक की योग्यता है, बालक के सीखने का स्तर है, बालक का जो आईक्यू लेवल है वो अधिगम में कठिनाई पैदा करता है। अधिगम के स्तर में अलग अलग बालक का अलग अलग स्तर होता है, उसका पता लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, उपलब्धि परीक्षण लिया जाता है। तीसरी है विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण। कि बालक है उसके सामने क्या कठिनाई आ रही है, किस विषय के अंदर कठिनाई है, उसको गाइड करना, यानी उसको मोटिवेट करना, मार्गदर्शन करना और उस समस्याओं को दूर करने के लिए ये भी आपका उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, शिक्षक द्वारा छात्रों की उपलब्धि स्तर का पता लगाना। सिंपल सी बात है, छात्र का अचीवमेंट क्या है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या कमी है, इसका पता लगाना क्या होता है, आपका उपलब्धि परीक्षण। जैसा नाम है वैसी सिंपल सिंपल परिभाषाएं हैं। अगर आप इसके प्रश्न उत्तर देखोगे ना एग्जाम में किस प्रकार के हैं, बड़े सिंपल प्रश्न आते हैं, यहां से कोई हार्ड प्रश्न नहीं आता। जो डिफिकल्ट प्रश्न होते हैं ना वो आपके लगभग शिक्षण विधियों से आते हैं। बाकी आपका उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण, हिंदी शिक्षण के समक्ष चुनौतियां और आपका उपलब्धि परीक्षण, यहां से जो प्रश्न आते हैं वो आपके कॉमन सेंस पर होते हैं। अगर आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो वहां गलत होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है दोस्तों। डिफिकल्टी थोड़ा सा बनता है आपका शिक्षण विधियों के अंदर, थोड़ा सा गहराई से पूछ लेते हैं या आपका मूल्यांकन वहां से। बाकी ये टॉपिक बड़े आसान और बेहद सजीदा टॉपिक है। शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना, कि बालक को जिन जिन शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है वो विधि उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। जैसे मान लो एक अध्यापक क्लास के अंदर पढ़ा रहा है और पढ़ाने के दौरान जैसे हिंदी के अंदर अलग अलग शिक्षण की अलग अलग विधियां होती हैं, गद्य की विधि अलग होती है, पद्य की अलग होती है, व्याकरण की विधि अलग होती है। जैसे आगमन निगमन विधि है वो किसकी है, व्याकरण शिक्षण की विधि है। जैसे रसास्वादन विधि है वो किसकी है, आपकी पद्य की विधि है। तो अलग अलग जो पढ़ाते हैं विषय वस्तु उसकी अलग अलग क्या होती है, विधियां होती हैं। और अध्यापक है वो विधियों का प्रयोग क्यों करता है, वो इसलिए करता है दोस्तों, वो ध्यान की अलग अलग विद्यार्थी है, अलग अलग चीजें हैं, उनका अलग अलग बुद्धि स्तर है, उनके अकॉर्डिंग। और अगर मान लो अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, अब एक कक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी बहुत सारे हैं, अब अलग अलग विद्यार्थी के अलग अलग प्राप्तांक आएंगे, तो अध्यापक की कुशलता कौशल है
उनका पता लगता है कि अध्यापक है उसका तरीका प्रभावी है या नहीं है। बालक है, कौन सा बालक आपका किस क्षेत्र में इंटेलिजेंट है, कौन सा किस क्षेत्र में आपका कमजोर है, उनका पता लगाने के लिए। और अध्यापक आजकल वर्तमान में, पहले जो शिक्षा थी ना वो क्या थी आपकी, अध्यापक केंद्रित थी, है ना। जैसे वाक्यात्मक शैली, गद्य पढ़ते हैं तो गद्य में क्या आती है, व्याख्यात्मक शैली आती है। तो वहां व्याख्यात्मक में क्या होता है, अध्यापक बोलता है और छात्र है वो क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। वहां करके सीखने के बल पर सिद्धांत नहीं मिलता है, वो अध्यापक केंद्रित है। लेकिन आज की जो शिक्षा है वो क्या है आपकी, बाल केंद्रित शिक्षा है। और बाल केंद्रित शिक्षा में सर्वाधिक जोर देते हैं आपका करके सीखना, कि बालक जितना अभ्यास खुद करेगा उतना ही अधिक सीखेगा। तो वर्तमान में क्या है आपका, बालक केंद्रित शिक्षा है। तो बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, इनको ध्यान में रखते हुए अध्यापक का दायित्व बनता है कि उन सभी के अंदर जिस प्रकार से बालक सीखना चाहे तो उस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालक को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करना, आपका प्रोत्साहित करना। और अगर आप टेस्ट लेते हो तो बालक की उपलब्धि पता लगती है और उसके बाद में बालक को मोटिवेट किया जाता है कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग, है ना। और जो विशिष्ट जैसे छांट लेते हैं, जैसे आपके स्कूल में ना कि ये आपका कक्षा ना का बैच A B C D, तो बालक को अलग अलग छटनी कर लेते हैं कि कौन सा विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, कौन सा औसत है, कौन सा आपका मंदबुद्धि है, किस बालक को किस प्रकार से और बल देने की क्या होती है आपकी आवश्यकता होती है। अब मान लो हम कई बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ाओ, है ना। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे समझते हैं। लेकिन अध्यापक है उसको तो एक साथ लेकर चलना पड़ता है विद्यार्थी को, कि मेरे सभी विद्यार्थी हैं। अब जैसे हम कोचिंग में कई बार पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत सारे रहते हैं। अब उसमें सारे बच्चे होते हैं, उसमें कॉमर्स के भी होते हैं, साइंस के भी होते हैं, मैथ के भी होते हैं। अब मान लो कई बच्चों के बेस में हिंदी रहती है, अब वहाँ वो हिंदी की चीज़ें उन्हें सरल लगती है, क्यों, उनकी पढ़ी हुई होती है। अब लेकिन साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, मैथ के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, वो हिंदी व्याकरण को इतना जानते नहीं है, उनके लिए थोड़ी कठिन होती है। अब अध्यापक का ये दायित्व थोड़ी होता है कि वो एकदम फास्टली पढ़ाएं, 4-5 बच्चे हैं उनको समझ 10% है उनको समझ में आ रहा है, तो वहाँ अध्यापक का दायित्व बनता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चीज़ समझ में आए, चाहे उसका वो स्ट्रीम हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे आपका कोई भी हो, उसको वो आसानी से क्लियर हो जाए। अब लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, जैसे हम कई बार टेस्ट लेते हैं तो वहां 100 में से 2-3 बच्चे होते हैं सर थोड़ा फास्टली करवाओ, है ना। तो हमें सभी की सोचनी पड़ती है कि कौन सा बच्चा आपका कमजोर है, कौन सा आपका फास्ट, है ना। तो इसके लिए बालक को प्रोत्साहन भी मिलता है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना, कि अध्यापक ने जो शिक्षण कराया है वो प्रभावशील है या नहीं है। देखो आप बचपन में पढ़ते थे, जब छोटे थे तो क्लास के अंदर टीचर आते थे। अब कई टीचर आपको पसंद होते थे, क्यों, वो हर चीज आपको डीपली पढ़ाते थे, हर शब्द को व्याख्या करते थे, धीरे धीरे आपको समझाते थे, 3-4 बार रिवाइज करवाते थे, आपसे बुलवाते थे, तो वो याद होता। और कई टीचर ऐसे होते कि आए, किताब ली और लिखा हुआ पढ़ दिया, अपना काम इतिश्री हो गया। लेकिन जो केवल रीडिंग मार के चला गया, उससे बालक को कुछ समझ में नहीं आया। पता कब लगता है, जब आपका परीक्षण किया जाता है। और अगर आपको ढंग से पढ़ाया है, तो अगर आपने, कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि अगर आप घर जाकर नहीं भी पढ़ते हो ना, तो उसका भी 60-70% आपको याद हो जाता है क्लास के अंदर, है ना। तो वो एक शैली होती है, अलग अलग व्यक्ति की पढ़ाने की क्या होती है, अलग अलग शैली। देखो पढ़ाना, आपको जानकारी कितनी है वो मायने नहीं रखता है, पढ़ाने वाले के लिए मायने नहीं रखता कि उसको नॉलेज कितना है, उसका तरीका क्या है ये डिपेंड करता है ना। उसका बच्चों को समझाने का तरीका क्या है। तो कहने का मतलब अध्यापक के शिक्षण की प्रभावशीलता है वो भी क्या होती है, इससे पता लगती है कि शिक्षण प्रभावी है या नहीं। अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, अच्छी से अच्छी परिस्थितियां बालक के सामने निर्मित करना कि जिससे बालक है वो अधिक से अधिक आपकी सीख सके। शिक्षकों को छात्रों से गृह कार्य और वर्ग कराए। तो जैसे मतलब आप छोटे बच्चे थे, पढ़ रहे थे क्लास के अंदर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर के अंदर, तो आपके शिक्षण के दौरान अध्यापक क्या देता था आपका, एक तो देता HM होमवर्क, SW होमवर्क, और एक होता आपका CW क्लास वर्क, है ना, वर्क कार्य। तो क्लास वर्क विद्यार्थी को वहां
क्लास में ही करना होता और होमवर्क होता घर के लिए, कि विद्यार्थी है वो क्लास में भी काम करता रहे, पढ़ता रहे और घर जाकर भी कुछ कार्य करे। तो क्लास गृह और क्या होता है आपका होमवर्क दोनों बालक से करवाए जाते हैं। कि कहते कहा था ना, ये करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़ते निशान। की बार बार अभ्यास करेगा, छात्रों को अधिक से अधिक सीखने व कौशल प्राप्त करने की दिशा में प्रेरणा देना। तो कई उद्देश्य होते हैं, मुख्य उद्देश्य होता है उसके स्तर को जांचना। सिंपल बात इतना लगना है कि बालक के परफॉर्मेंस को, छात्र के परफॉर्मेंस को साइकोलॉजी टेस्ट के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से जांचना क्या कहलाता है आपका उपलब्धि परीक्षण। ये परीक्षण कई प्रकार का हो सकता है, लिखित है, मौखिक है, प्रायोगिक है। आगे देखो क्या है उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, आपका 3 प्रकार का होता है। उपलब्धि परीक्षण है कितने प्रकार का होता है आपका 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है नैदानिक उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक। दूसरा होता है विशिष्ट विषय वस्तु संबंधी, और तीसरा होता है उपलब्धि परीक्षण माला। सीधा आ जाए, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार 3 होते हैं आपके। कौन कौन से? देखो, नैदानिक। नैदानिक शब्द किससे बना दोस्तों? आपका निदान। निदान के अंदर कौन सा प्रत्यय है आपका? इक प्रत्यय है। निदान में क्या लगाया हुआ है आपका? इक लगाया हुआ है। तो निदान में इक लगाने से क्या बनता है आपका? नैदानिक उपलब्धि परीक्षण बन जाता है। तो नैदानिक, निदान में एक लगाने से बनता है आपका नैदानिक। प्राप्तांकों के आधार पर ये क्या होता है दोस्तों? निदान। जैसे हमने पढ़ा था ना उपचारात्मक निदानात्मक प्रश्न, तो निदान का मतलब होता है कारण जानना। दोस्तों निदान का मतलब क्या होता है? कारण जानना। निदान का मतलब होता है कारण जानना, कारण जानना। किसका मतलब होता है? निदान का मतलब कि बालक के सामने समस्या क्या है। जैसे आप रहते हैं डॉक्टर के पास, पेट दर्द होता है, बुखार हो जाती है, तो पेट दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले वो पूछता है आपसे कि कितने दिन से दर्द हो रहा है, आपने क्या खाया था, फिर वो टेस्ट करवाता है आपका, तो आपकी बीमारी क्यों है इसका कारण जानने के लिए क्या होता है? निदान करते हैं। फिर आपका ट्रीटमेंट करता है कि आपको ये टेबलेट है, दिन में 3 दिन लेनी है, 5 समय लेनी है, ये आपकी सिरप है, तो वो आपका उपचार होता है। तो समस्या क्या है वो आपका निदान है। तो बालक है उसके सामने समस्या क्या है, इसको जांचना क्या कहलाता है? नैदानिक परीक्षण। कि बालक की जब एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम के अंदर ये प्राप्त अंक आते हैं, किसी के 60%, किसी के 80, किसी के 90। तो इन प्राप्तांकों के आधार पर बालक है उसके बारे में पता लग जाता है किस विषय क्षेत्र में, कि किस बालक के व्यक्ति के, यानी पर्सनली प्रत्येक अलग अलग बालक है। अब किसी बालक के हिंदी में ज्यादा आते हैं, किसी के अंग्रेजी में ज्यादा आते हैं, किसी के मैथ में ज्यादा आते हैं। जैसे आपके बड़े बड़े साइंस स्कूल देखते हो ना, कि वहां फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, इनके अंदर तो बच्चों के क्या आते हैं आपके 100 में से 100 आ जाते हैं, और उनके हिंदी अंग्रेजी में 100 में से 70 ही आते हैं। इसका मतलब वहां बालक में कमी किस में, सब्जेक्ट में किस में। और जैसे नॉर्मल वे के अंदर हम देखते हैं कि अन्य स्कूलों के अंदर जो सामान्य धरातल पर होती है गांव के अंदर, वहां बालक के हिंदी के अंदर, सामाजिक के अंदर इनमें अच्छे नंबर आते हैं, और वहां उनके साइंस में, मैथ में नंबर क्या आते हैं? कम आते हैं। तो वहां का जो वातावरण है, बालक का जो इंटरेस्ट है, उनका पता लग जाता है कि बालक के सामने प्राप्तांकों के आधार पर, कि बालक के जो भी अंक बने हैं, किस विषय में कितने बने हैं, उसके आधार पर किस विषय क्षेत्र में व्यक्तिक रूप से, यानी अलग अलग बालक का, व्यक्ति का मतलब होता है अलग अलग बालक, सेपरेट। तो व्यक्ति का मतलब क्या होता है आपका? अलग अलग बालक के, अलग 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 छात्र के। कठिनाई का पता लगता है कि बालक के किस क्षेत्र में क्या आ रही है, कठिनाई आ रही है। ये आपका क्या है? नैदानिक परीक्षण है, यानी उसको जानना कि किस बालक के किस क्षेत्र में क्या कठिनाई है। दूसरा है आपका विशिष्ट विषय वस्तु से संबंधित उपलब्धि। देखो, विशिष्ट विषय वस्तु का मतलब होता है, जैसे हम कॉलेज करते हैं तो आपके एक तो होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट और एक होता है आपका ऑप्शनल। कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जिसको लेना अनिवार्य होता है, चाहे बालक का स्ट्रीम कोई सा ही हो, चाहे आपका आर्ट हो, कला संकाय जिसको बोलते हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, वाणिज्य, या फिर आपका साइंस हो। लेकिन प्रत्येक, चाहे कॉलेज करने के लिए आपको हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और आपका इन्वायरमेंट,
ये आपके लिए क्या रहते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं, यानी पढ़ना अनिवार्य है, चाहे आपकी रुचि हो या नहीं हो, और पास करना भी जरूरी होता है। जैसे आजकल एग्जाम का ढर्रा बना दिया गया है, शिक्षा व्यवस्था को पता नहीं क्या बना दिया है। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो, अब आपको वहां जो टीचर जिस सब्जेक्ट का होगा वही पढ़ाता है। जैसे एक हिंदी का टीचर है, हिंदी पढ़ाएगा, अंग्रेजी का टीचर है, अंग्रेजी पढ़ाएगा, मैथ का मैथ पढ़ाएगा। लेकिन फिर भी आपकी जो एग्जाम होती है वहां आपसे, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वहां आपसे फर्स्ट ग्रेड में कंप्यूटर के प्रश्न भी आते हैं, मैथ के भी आते हैं, रीजनिंग के भी आते हैं, जीके के भी आते हैं, और अनेक चीजों के सब्जेक्ट के प्रश्न आते हैं आपके, जो भविष्य में आपको कोई काम नहीं आएंगे, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हिंदी वाले शिक्षक के लिए मैथ का क्या योगदान है। अगर मान लो कोई हिंदी का शिक्षक है, अब मुझे मैथ आए या नहीं आए, मुझे रीजनिंग आए या नहीं है, कंप्यूटर आए या नहीं है, साइंस आए या नहीं है, उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, एक तो होता है कंपाउंडर। अब कंपाउंडर तो गांव में क्या होता है, पैर के चोट आ गई उसको भी ठीक कर देता है, पेट में दर्द हो रहा है ना, नाक में कोई पीड़ा है, वो सभी का छोटा मोटा इलाज कर देता है। एक होता है स्पेशलिस्ट, जैसे मान लो एक होता है नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, एक होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, एक महिलाओं के लिए अलग अलग, जैसे ऑर्थोपेडिक्स होता है, दांतों के लिए अलग होता है। तो मुख्यतः बालक को पढ़ाने के लिए, बालक को जानकारी देने के लिए एक अध्यापक है, वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। क्योंकि हम तैयारी करते हैं ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो वो अपने आप में एक स्पेशलिस्ट होता है। और पता नहीं एग्जाम का ढर्रा जो होना चाहिए वो इसी प्रकार से होना चाहिए कि अध्यापक को पढ़ाना है, उसका एक विषय है, वो आजीवन क्या रहेगा, समान रहेगा। हिंदी वाला पढ़ेगा वो जीवन भर हिंदी पढ़ाएगा, इसलिए उसको ये जानना चाहिए कि जो टीचर बन रहा है उसके अंदर हिंदी की क्वालिटी कितनी है। लेकिन हर एग्जाम के अंदर जीके दे देते हैं और वही मेरिट बनाते हैं आपकी, और उसने अगर मान लो दूसरा सब्जेक्ट जोड़ भी देना तो वो ये होना चाहिए कि वो केवल पासिंग मार्क्स होना चाहिए, बाकी मेन जो योग्यता है वो आपकी मुख्य विषय के अंदर होनी चाहिए। लेकिन चल रहा है आजकल रहा ना कि सारी चीज आपको आनी चाहिए, है ना, इसीलिए अच्छे विषय विशेषज्ञ कम होते हैं आजकल। तो ये क्या होता है, विशिष्ट विषय क्षेत्र का चुनाव होता है कि प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग, जैसे किसी के विद्यार्थी है उसके हिंदी में निकट है, किसी के अंग्रेजी में, किसी के साइंस में है, किसी के भूगोल में, अलग अलग विषय क्षेत्र का क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण। तीसरा है उपलब्धि परीक्षण माला। ये क्या होती है दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण माला होती है आपकी अनेक विषयों में, जैसे बालक के लिए 5 से 8 अलग अलग विषयों के अंदर अर्जित ज्ञान को मापने के लिए, यानी जैसे भी आपके सभी के एक साथ जो भी विषय होते हैं, जैसे आप कॉलेज स्कूल करते हो तो वहां लगभग 5 से लेकर 8-9 किताबें होती है आपकी, और वो सारे विषय उसमें आते हैं। जैसे हिंदी की अलग होती है, साइंस की अलग होती है, मैथ की अलग होती है, तो उन सभी का अनेक विषयों में अर्जित ज्ञान को मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण माला, माला का मतलब उसमें सभी एक साथ क्या हो जाते हैं, आपके शामिल हो जाते हैं। देखो यहां तो क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल बालक का, अलग अलग इंडिविजुअल बालक की कठिनाई का पता लगाना क्या कहलाता है, नैदानिक। अलग अलग विषयों के लिए वो क्या हो गया, विशिष्ट। और एक साथ अनेक विषयों के ज्ञान को जानने के लिए क्या होता है आपका, उपलब्धि परीक्षण माला। तो मतलब कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके 2 प्रकार और भी होते हैं। ये होते हैं आपके प्रमाणीकृत और आपका अप्रमाणीकृत परीक्षण। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रमाणीकृत और आपका अप्रमाणीकृत। प्रमाणीकृत को आप कह सकते हो मानक परीक्षण, ये क्या होता है आपका, मानक होता है, और ये क्या होता है आपका, अमानक होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रमाणीकृत और आपका अप्रमाणीकृत। तो एक तो होता है आपका मानक और ये क्या होता है आपका अमानक। देखो मानक कौन से होते हैं, मानक वो होते हैं जैसे मान लो बालक कक्षा 8 में है, 10 में है, तो हर साल उनकी एग्जाम लगती है, आप तैयारी कर रहे हो, आपकी भी एग्जाम लगती है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्स जो होती है ना, और उसके अंदर जो अंक होते हैं वो आपके अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग आते हैं, और तो वो एग्जाम है वो क्या है आपका, और जैसे जो भी राज्य है आपका, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, सभी राज्यों के अंदर
वो एक साथ एक पैटर्न से, अलग अलग पैटर्न से क्या लगती है आपका बोर्ड परीक्षा कह सकते हो ना। बोर्ड परीक्षा है वो कैसा है आपका प्रमाणीकृत मानते हैं, आपकी जो एग्जाम होती है वो प्रमाणीकृत होती है। अप्रमाणीकृत में क्या होता है, जैसे मान लो लिखित है, प्रायोगिक है, ऐसी एग्जाम्स किस में आती है जो अमानक होती है, यानी लिखित है, प्रायोगिक परीक्षा यानी मौखिक परीक्षा है, प्रायोगिक है, साक्षात्कार कर सकते हो, इंटरव्यू है, ये कोई मानक स्टैंडर्ड नहीं होता। जैसे अगर हम एग्जाम्स की बात करते हैं वो भी आपके प्रश्न होते हैं ना, वो भी आपके मानक और अमानक बन जाते हैं। जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, अभ्यास वाले, सत्य असत्य वाले, रिक्त स्थान वाले, मिलान चिन्ह वाले, ये तो क्या होते हैं आपके प्रमाणीकृत होते हैं। अगर मान लो आपका लघुतरात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, या आपकी मौखिक परीक्षाएं हैं, है ना, उनमें अध्यापक के विवेक पर भी नंबर होते हैं, अच्छा पढ़, है ना, तो इसका मतलब अलग अलग होते हैं आपके। तो दो प्रकार के होते हैं। उपलब्धि प्रश्न के सोपान कितने हैं आपके, 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है प्रश्न की योजना बनाना, पहला है योजना, तो इसके कितने सोपान हैं आपके, 4। ये प्रश्न मोस्ट है, आपका एग्जाम में भी आया था। तो इसका प्रश्न आया था कि उपलब्धि प्रश्न के बारे में कितने पद हैं, तो 4 होते हैं। एक तो होता है योजना, दूसरा है रचना करना, योजना, रचना, और तीसरा क्या है आपका विश्लेषण करना, और चौथा है आपका मूल्यांकन। योजना, रचना, विश्लेषण और आपका मूल्यांकन। कई बार क्रम भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, योजना, रचना, विश्लेषण और आपका मूल्यांकन। इसके लिए बालक का उपलब्धि प्रश्न जांचने के लिए मुख्यतः 4 सोपानों में प्रक्रिया की जाती है आपकी। सबसे पहले प्लानिंग बनानी होती है अध्यापक को कि किस प्रकार से बालक के सामने करते हैं। प्लानिंग ऑफ टेस्ट इसको बोलते हैं। आपका परीक्षण की योजना बनाने का मतलब होता है प्लानिंग ऑफ टेस्ट, कि अध्यापक भी क्या करता है, प्लान करता है कि बालक के कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं, किस स्तर पर क्या पूछना है। तो ऐसे क्या होता है आपका प्लानिंग ऑफ टेस्ट होता है। और दूसरा है पदों की रचना करना, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो प्रिपेयरिंग द आइटम्स। प्रिपेयरिंग यानी मतलब होता है तैयार होना, यानी कि पदों की रचना करना। फिर क्या है आपका पद विश्लेषण करना, तो एनालिसिस करना, है ना, एनालिसिस करना क्या होता है आपका पद विश्लेषण करना। और चौथा है आपका एवेल्यूएशन होता है ना, मूल्यांकन, तो क्या होता है आपका मूल्यांकन होता है। तो आपका इस प्रकार से 4 सोपान है। लास्ट में क्या होता है आपका, पहले अध्यापक योजना बनाता है, फिर उसके बारे में प्रश्न बनाता है, फिर उसका विश्लेषण करता है, और लास्ट में बच्चों का क्या होता है मूल्यांकन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपलब्धि प्रश्न का महत्व क्या है, क्या महत्व है आपका दोस्तों? एक तो है विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य द्वारा उनका मापन करना। विद्यार्थी के जो कार्य है उनको मापना क्या कहलाता है आपका उपलब्धि प्रश्न कहलाता है। दूसरा है कि शिक्षण विधियों में सुधार के लिए भी क्या होता है आपका उपलब्धि प्रश्न होता है, कि बालक को अगर हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो विद्यार्थी है वो किस विधि से अच्छा सीख पाता है, किससे नहीं सीख पाता है, तो उसमें सुधार करने के लिए भी क्या करते हैं आपका उपलब्धि परीक्षण होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए भी सहयोगी होता है आपका, पढ़ ली हमने। यहां विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है ना, क्योंकि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, अगर मान लो मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया, सर्वनाम पढ़ाए और उसके बाद में मैंने आपका टेस्ट लिया, तो क्लास में कितने विद्यार्थी उस चीज को सीख पा रहे हैं, कितने समझ पा रहे हैं, तो अध्यापक को पता लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वास्तव में बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो विद्यार्थी और शिक्षक का भी क्या होता है आपका मूल्यांकन होता है। और इसी प्रकार अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए पढ़ाया जाता है। पिछड़े हुए विद्यार्थियों की पहचान करना, कि कौन सा विद्यार्थी है कक्षा में पिछड़ा हुआ है, कौन सा औसत है, और उसके बाद में क्या करना, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करवाना, कि पहले कारण जानना समस्या क्या है और कारण जानने के बाद में उसका निराकरण करना। पाठ्यक्रम में भी सुधार किया जा सकता है कि कौन सा पाठ्यक्रम है किस स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है या नहीं। तो समय समय पर हम पाठ्यक्रम क्या करते रहते हैं, बालकों के स्तर के अनुसार, वहां की देश काल परिवस्थिति, यानी हमेशा पाठ्यक्रम है वो बालक की रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वहां का जो, जैसे हम पढ़ रहे हैं भारत के अंदर या आप राजस्थान में पढ़ रहे हो, तो आपको राजस्थान चीजों का समावेश होना चाहिए। लेकिन पता नहीं हम क्या साहित्य बना दिया है आजकल पढ़ाने वालों ने,
हम पढ़ रहे हैं आपके राजस्थान के बारे में और पढ़ा देते हैं हमें बाबर है, मुगल है, उनके बारे में शक है। मुख्यतः हमें जानकारी किसकी होनी चाहिए? हमारे क्लाइमेट की, हमारे रीति रिवाज की, हमारे धार्मिक स्थान की। इसलिए जैसे आजकल जो एग्जाम होती है ना, उसके अंदर किसका वेटेज दे दिया? आपका राजस्थान का वेटेज दिया है ना। अब राजस्थान है तो राजस्थान के बारे में जानकारी। अब यूरोप में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमें उससे क्या लेना, क्या जीवन में क्या काम आएगा, है ना। बहुत सी शिक्षा पत्ति में ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो जीवन में कभी काम नहीं आती है आपके। अब एक हिंदी का टीचर है, मान लो अगर बन जाता है, साइंस अलग है, आपका अंग्रेजी का टीचर अलग होता है। अब उसको जीवन में क्या क्या पढ़ना पड़ता है बताओ? साइन थीटा, कोस थीटा क्या काम आएंगे लाइफ के अंदर, है ना। अब मान लो मैं हिंदी हूं, मैंने बचपन में साइन थीटा कोस थीटा पढ़ाया, तो मेरे उस साइन थीटा कोस थीटा जीवन में क्या उपयोग है? व्यवहारिक गणित है, चलो आप कोई व्यापार करते हो, लाभ हानि है, आपने उतने रुपए दिए, इतने इतने % लाभ हुआ, या आप किसी के साथ साझा करते हो, ये चीजें चक्रवर्ती ब्याज है, ये चीज तो आपके व्यवहारिक जीवन में काम आती है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं ऐसी हैं जो आपके व्यवहारिक जीवन में काम नहीं आती हैं। शिक्षा का स्तर ऐसा होना चाहिए कि बालक के लिए 10वीं तक एक सामान्य शिक्षा हो, जो सभी के लिए व्यवहारिक जीवन में काम आए ऐसी। और उसके बाद में एक जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपकी कि विद्यार्थी है उसकी रुचि क्या है, उसे किस क्षेत्र में जाना है, और विद्यार्थी पढ़ने के बाद में बेरोजगार नहीं रहे, अपना स्वरोजगार कर सके, अपने जीवन को यापन कर। शिक्षा है वो रोजगार मुखी होनी चाहिए। लेकिन आजकल की शिक्षा मुझे लगता है कि वो रोजगार मुखी नहीं है, बेरोजगार मुखी है ना। कि गवर्नमेंट नौकरी लगे तब तो ठीक है, नहीं वरना, है ना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति है किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, अपना रोजगार कर सके, स्वरोजगार हो सके। जैसे चाइना के अंदर देखते हो कि वहां बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ घड़ी कैसे बनाते हैं, लैपटॉप कैसे बनाया जाता है, कैलकुलेटर कैसे बनते हैं, लाइटर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको आप शिक्षा के साथ साथ अगर सीख लेते हो, छोटे उद्योग होते हैं जिनको लगाकर आप आराम से अपना जीवन यापन भी कर सकते हो। देखो 25 लाख बेरोजगार हैं, 30 लाख बेरोजगार हैं, भारत में देखें तो कई करोड़ है। नौकरी कितनी निकलती है आपकी? 20,000 30,000। इसका मतलब बाकी तो बेरोजगार ही रहेंगे। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो प्रयास करना चाहिए हमें नौकरी के लिए, लेकिन साथ साथ अपनी आजीविका साधन और शिक्षा को ऐसी बनानी चाहिए कि इंसान कभी क्या नहीं रहे, बेरोजगार रहे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इंसान केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करके ही अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। बिजनेसमैन बन सकते हो आप अच्छे, आपका नॉलेज आपको आगे बढ़ाता है। इसीलिए भारत में दिन प्रतिदिन देख रहे हैं ना, बेरोजगारी का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पाठ्यक्रम में सुधार भी करना चाहिए विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग। विद्यार्थियों की योग्यताओं क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण करना, फिर बच्चों का क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका अलग वर्ग बना देते हैं, मीडियम का अलग होता है, और बहुत कमजोर बच्चे होते हैं उनको अलग तरह से समझाया जाता है। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको एक बार समझाने से आ गया, किसी को 4 बार समझाने से पल्ले पड़ता है ना। तो किसी को अलग अलग विधियों से पढ़ाते हैं, तो किस प्रकार से बच्चों को समझ में आए उसका भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम कुछ प्रश्न है आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? यह आया हुआ है आपका रेट के अंदर। तो उपलब्धि परीक्षण के अंदर कितने प्रकार के पदों का किया जाता है बताइए दोस्तों, क्या होगा? यह आया था रीट एग्जाम में, आया था फर्स्ट लेवल के अंदर। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया गया है? 4, 3, 2 और 1। अभी चर्चा की थी हमने, बताओ कितना होगा दोस्तों? कि सोपान पढ़े थे हमने। सोपान कितने होते हैं आपके? 4, योजना, रचना, विश्लेषण और आपका मूल्यांकन। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? आपका ए हो जाएगा। कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपका। ये चीजें आपके इसके साथ साथ कहां आती है? मूल्यांकन में भी आती है। क्या आती है आपकी? मूल्यांकन में भी आती है चीजें। कि एक अच्छे मूल्यांकन के लिए क्या होना चाहिए? उसको वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ये तीनों चीजें किसकी बातें हैं? ये तीनों चीजें किसकी है? एक अच्छे मूल्यांकन के लिए क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और आपकी विश्वसनीयता। और चौथा ऑप्शन आता है उपयुक्त सभी। कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ, वैध, विश्वसनीय और आपका उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। लेकिन यहां प्रश्न उल्टा कर दिया इसको।
कि उपलब्धि प्रश्न के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा इसके अंदर आपका, बताओ, मूल्यांकन होगा। और एक बार क्या हुआ था, यहां मूल्यांकन के स्थान पर, यह प्रश्न 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। एक बार तो ऑप्शन में क्या दिया था आपका, मूल्यांकन दिया था, तो यहां मूल्यांकन हो जाएगा। और एक बार तीनों ऑप्शन सेम रहे थे और यहां एक दे दिया अस्पष्टता, अस्पष्टता, ये भी आया होगा प्रश्न, ध्यान रखना, ध्यान रखना, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। दोनों प्रश्न आए हुए हैं, एक बार तो 3 ऑप्शन सेम ये थे और एक बार क्या था, मूल्यांकन आया, और एक बार मूल्यांकन के स्थान पर ऑप्शन में क्या दे दिया, अस्पष्टता दे दिया। तो ये भी ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता ये मूल्यांकन के लिए जरूरी होती है और उपलब्धि प्रश्न के लिए भी क्या होती है, आपकी जरूरी होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से उपलब्धि प्रश्न निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा नहीं है। उपलब्धि प्रश्न के निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा पद आपका नहीं है। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की पहचान करना, रचना करना, योजना बनाना, अनुप्रयोग और आपका पुनर्निरीक्षण। देखो रचना होता है, अभी बात की थी ना, देखो क्या पढ़ा था अभी, रचना होता है, योजना है, मूल्यांकन का मतलब होता है निरीक्षण करना। तो रचना, योजना, विश्लेषण, मूल्यांकन, रचना, योजना, रचना, विश्लेषण, मूल्यांकन, योजना, रचना, विश्लेषण, मूल्यांकन, 4 होते हैं। एक तो आपका योजना, रचना, विश्लेषण और आपका मूल्यांकन। ये चीज बहुत बार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार आ चुकी है आपकी। अब देखो इसमें रचना दे रखा है, ये होगा, योजना भी है, ये भी होगा। यहां देखो मूल्यांकन को क्या कहते हैं, निरीक्षण, निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना, तो ये हो जाएगा। क्या नहीं होगा आपका, परीक्षण का अनुप्रयोग नहीं होगा। क्या नहीं होगा इसके अंदर, उपलब्धि परीक्षण में देखो 2 नाम तो सेम आ गए, एक थोड़ा चेंज कर दिया यहां पर, तो क्या नहीं है आपका, सम्मिलित आपका अनुप्रयोग नहीं होगा। लास्ट प्रश्न है आपका, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का जो आकलन है वो शिक्षकों की सहायता करता है। 4 ऑप्शन है आपके, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमताओं के समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में और शिक्षण अधिगम विद्यार्थियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। बाकी देखो थोड़ा बहुत सब है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, बताओ क्या होगा। ये प्रश्न जो आया था आपका, आया था सीटेट में, आया था सीटेट में, आया हुआ है आपका। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। देखो रिकॉर्ड रखने में नहीं होता है दोस्तों, अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में और शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ये 4-5 प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो हमने साथियों अभी क्या पढ़ा है, उपलब्धि प्रश्न पढ़ा है और उपलब्धि प्रश्न के बारे में हमने अध्ययन किया है। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि उपलब्धि होता है कि जो बालक है उसका परफॉर्मेंस है, उसको जांचने के लिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो आपके लिखित, मौखिक, प्रायोगिक किसी माध्यम से, उसको क्या कहलाता है आपका उपलब्धि प्रश्न। जैसे एक शिक्षार्थी ने क्या अर्जित किया है उसको जांचने का क्या कहलाता है आपका परीक्षण, एज एग्जाम के माध्यम से होता है आपका। और फ्रीमैन ने कहा था कि विषय विशेष के अंदर, जो पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के अंदर जो व्यक्ति है उसकी दक्षता को जांचना क्या कहलाता है आपका उपलब्धि प्रश्न। छात्र अर्जित ज्ञान को मापते हैं, उसके अधिगम में क्या कठिनाई आ रही है, छात्रों को गाइड करते हैं, उनकी शिक्षण विधियों की उपयुक्त है या नहीं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बालक को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा अध्यापक के शिक्षण की प्रभावशीलता पता लगती है, उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना अधिगम की, छात्रों को गृह कार्य, क्लास वर्क और इसके अलावा अनेक कौशलों की जानकारी होती है। कौशल पढ़ेंगे हमको, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनके बारे में अलग से।
तीन प्रकार के होते हैं आपके, नैदानिक, विशिष्ट विषय वस्तु और आपका उपलब्धि परीक्षण माला। नैदानिक होता है प्राप्त अंकों के आधार पर व्यक्तिगत कठिनाई का पता लगाना, विशिष्ट विषय में अलग अलग विषय में पता कठिनाई है, और उपलब्धि मतलब एक साथ माला। दो प्रकार के होते हैं, प्रमाणीकृत यानी मानक, अप्रमाणीकृत यानी अमानक। जो एग्जाम होती है स्टैंडर्ड होती है वो आपकी मानक होती है, मौखिक प्रायोगिक है जिसके अंदर अंक प्रभावित होते हैं वो आपका अप्रमाणीकृत। 4 सोपान होते हैं, योजना, रचना, विश्लेषण और आपका मूल्यांकन। क्रम भी ध्यान रखना, योजना, रचना, विश्लेषण और आपका मूल्यांकन। महत्व होता है विद्यार्थी ने क्या सीखा है उनका मापन करना, शिक्षण विधि में सुधार के लिए, विद्यार्थी के मार्गदर्शन में, मूल्यांकन करने में, पिछड़े हुए विद्यार्थियों की पहचान करने में, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में जरूरी होता है, और पाठ्यक्रम में सुधार हेतु और विद्यार्थियों की योग्यताओं और क्षमताओं के वर्गीकरण करने में। तो दोस्तों ये आपका है उपलब्धि परीक्षण, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। तो इसी के साथ क्या होता है आपका उपलब्धि परीक्षण आता है। यहां आएगा एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा कथन उपलब्धि परीक्षण के बारे में क्या है आपका सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, ऐसा ही आता है एग्जाम में। संगत है, संगत नहीं है, कौन सा असंगत है, कौन सा संगत नहीं है। तो वहां केवल अच्छी बातें होगी ना, वो संगत में मान लेना जो अच्छी नहीं है। तो एक जगह आएगा आपका कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी प्रश्न बड़े आसान से होते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ ये आपका उपलब्धि प्रश्न है वो आपका समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, आपका आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।